गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, फाइन, बिल्कुल ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूं आज की क्लास। और क्योंकि 9 बजे का टाइम ऐसा है कि मैं ऑफिस नहीं पहुंच सकता हूं, दिल्ली से गुड़गांव जाना होता है। तो इस वजह से मुझे जो है यहाँ ऐसे आपको लेना पड़ता है क्लास। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको उससे ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। अच्छा, वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोर्स कंप्लीट होने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि कंटेंट पार्ट कम डिलीवर हो पाता है। कल की क्लास में हमने क्या क्या देखा था उसके बारे में अभी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, तेजी के साथ में रिकैप करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था यहाँ पर, भाई जो लोग आ गए हैं ठीक है, जो लोग नहीं आए हैं जुड़ जाइएगा। कहते हैं कि ध्वनि के बारे में मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कुछ। हाँ, कि ध्वनि क्या है, ध्वनि के बिना शब्द या पद या था वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अर्थात हम कहें भाषा के बारे में, तो भाषा को बोल नहीं सकते हैं, भाषा को हम बिना ध्वनि के व्यक्त नहीं कर सकते हैं। किसी भी भाषा में ध्वनि का महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। और ध्वनियों का समूह जैसे शब्द, पद, वाक्य, यहाँ तक कि भाषा भी है। मतलब ध्वनियों के समूह से शब्द बनते हैं और शब्दों से पद और पद से वाक्य का निर्माण होता है। वर्णमाला के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि वे लिखित चिन्हों के ऐसे समूह को जिसका हर एक चिन्ह किसी न किसी शब्दांश या ध्वनि को प्रदर्शित करता है, वो कहलाता है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला, और वर्णमाला को दो अलग अलग तरीके से मैंने बताया था। एक बताया था वर्ण और दूसरा बताया था मैंने माला। माला में देखो, चाहे इधर तुलसी की दिख रही है, चाहे स्फटिक की दिख रही है, इसके संदर्भ में मैंने बताया था कि माला किसे कहते हैं। माला किसी भी वस्तु, किसी भी चिन्ह या किसी भी ऐसे प्रतीक को जो सुव्यवस्थित और सुक्रम से, मतलब एक व्यवस्था में एक नियम के अनुसार गुथा गया हो या समूह में जुड़ा हुआ हो, उसे माला कहते हैं। और वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि के लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या है? वर्णमाला कहलाता है। अब वर्णमाला कहा जाता है, वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की संख्या जो है कितनी होती है, एक बार कमेंट करके बताइएगा। आगे तो मैं देखो बता ही रहा हूं। वर्ण यहां पर कह रहा है कि हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। यह मूल ध्वनि होती है और इसके और खंड नहीं किए जा सकते, या ध्वनि के लिखित रूप को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहा जाता है या वर्ण कहते हैं। सिंपल है, कोई ऐसा तो नहीं जिसको इसको समझ में नहीं आया। और बहुत सारे लोगों ने जवाब दे दिया है। 52, 53, 53, 33 अलग अलग दे दिया है। क्लास की टाइमिंग मैंने कल की क्लास में आपको पूरा टाइम टेबल सेंड कर दिया था, और कल मैं ऑफिस गया भी नहीं बाकी चीजों के लिए, तो मैं अब आज जाकर ही कल की क्लास में आपको बता पाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग हाँ, इतने समझ गए होंगे चीजें कि जब मैं कल गया ही नहीं, कल मैं था घर से ही क्लास ली थी, तो मेरी ज्यादा किसी से बात नहीं हुई। सभी को दिखाई दे रहा है? जिसको नहीं दिखाई दे रहा है प्लीज एक बार दोबारा से रिफ्रेश कर लीजिएगा या दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोशिश ये करिए कि अगली बार जब भी बैठे, घर में एक ऐसा कोना ढूंढ लें जहां नेटवर्क ठीक ठाक आ रहा हो। चलें, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग दे दिया है। पीडीएफ मैंने कल वीडियो के साथ में जितना भी मैंने पढ़ाया था, जो भी चीज मैंने बताई थी, कल की वीडियो के साथ में मैंने पीडीएफ लगा के दे दी थी। और अलग से पीडीएफ भाई अलग से तो मैं अलग टाइम पर ही दे पाऊंगा, अभी 1-2 दिन लगेगा, या शनिवार को मैं दे पाऊंगा अलग से। वैसे वीडियो के साथ में मैं रोज लगा दूंगा आपकी पीडीएफ, जिससे आपको कहीं भी वैसे नहीं, पढ़ने के बाद शाम को अगर रिवाइज करेंगे तो मिल जाएगा। लिख करके भी बताएंगे, देखो लिख करके भी बता रहा हूँ, पढ़ के भी बता रहा हूँ, दोनों तरीके से मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ।
अक्षर किसे कहते हैं? अच्छा, बहुत सारे लोग वर्ण और अक्षर को एक समझ लेते हैं, बड़े ध्यान से समझिएगा। एक होता है वर्ण और दूसरा होता है अक्षर, सॉरी, अक्षर। आप लोगों ने जवाब दिया है वर्णमाला की संख्या कितनी है? ज्यादातर बच्चों ने दिया 52, कुछ लोगों ने दिया है 48, कुछ लोगों ने दिया है 33। अलग अलग मतलब जवाब दिया, लेकिन सबसे ज्यादा आप जो है समर्थन में 52 रहा है। वर्ण क्या है, वर्ण के बारे में आपको पता चल चुका है। लेकिन अब हम बात करते हैं अक्षर किसे कहते हैं। अक्षर और वर्ण लगभग एक होते हैं कि अलग होते हैं, इसको भी समझ लीजिए। देखो, दोनों को अलग अलग मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं। इधर लिख देता हूं मैं अक्षर और इधर लिख देता हूं मैं वर्ण। ठीक है, यहां पर एक शब्द ले लेता हूं मैं आप लोगों के जस्ट सामने। इधर हम लिख देते हैं काल और इधर भी लिख देते हैं काल। बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर अक्षर को हम काल में पढ़ेंगे तो इसको हम कैसे बनाते हैं? का और ल, ये दो अक्षरों से मिलकर के बना है काल, एक का और एक ला से। अगर हम इसके वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण क्या होगा? वर्ण में स्वर भी वर्ण होता है और व्यंजन भी वर्ण होता है। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब का के साथ में क्या जुड़ा है? आ। और आ और ला के साथ में क्या जुड़ा है? छोटा आ। जब किसी भी वर्ण के नीचे ये हल लग जाता है या हलंत लग जाता है, देखो ऐसे जो लगा रहता है ना, इसको कहते हैं हम हल या हलंत। क्या कहते हैं? हल या हलंत कहते हैं। और इसका मतलब होता है जिस भी वर्ण के नीचे लगेगा, ये जिस वर्ण के पद में लगता है या नीचे लगता है, वह आधा माना जाता है। ठीक है, हलंत में क्या होता है? जिस भी वर्ण के नीचे लगता है मतलब वो आधा माना जाता है, अर्थात तो वह स्वर विहीन माना जाता है, उसमें स्वर नहीं जुड़ा है। उसमें क्या होता है? स्वर नहीं जुड़ा होता है। सिंपल सी बात है। अरे मैं वैसे भेज दूंगा, आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? पर्सनली भेज दूंगा, ठीक है ना। पीडीएफ एक बार जब मैं यहाँ अपलोड कर रहा हूँ, पीडीएफ बनती तो जा रही है ना साथ साथ, जब बन जाएगी फिर भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एक चीज यहाँ पर आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आ गई कि वर्ण में डिवाइड कर रहे हैं तो 4 बन रहा है, जबकि अक्षरों में हम इसको बांट रहे हैं तो 2 बन रहा है। ठीक है ना। तो ये चीज समझिएगा कि जो अक्षर है, अक्षर क्या होता है? अक्षर ऐसे शब्द या ऐसे, हाँ, प्रतीकों को कहते हैं जिनको उच्चारण करने में एक संयुक्त ध्वनि इस्तेमाल की जाती है। मतलब यहां पर एक और तरीके से सुनिए, जैसे यहां पर हमने ऊपर लिखा हुआ है, किसी भी शब्द की ध्वनि को परिवर्तित किए बिना, ध्वनि को परिवर्तित किए बिना उसे कुछ छोटे शब्दांशों में विभक्त कर दिया जाता है तो अक्षर कहलाता है। अच्छा, कैसे भाई? छोटे शब्दांश में कैसे विभक्त कर रहे हैं हम, उसको जरा ध्यान दीजिएगा। अब काम शब्द था, काम में हमने का, काम या काल जो भी शब्द ले लो, काल, न ला की ध्वनि में परिवर्तन हुआ, न आ की ध्वनि में परिवर्तन हुआ। जैसे बोला जाता था, जब शब्द हमने रखा था, शब्द में जैसा बोला जाता था वैसे अक्षर करने पर भी बोला जा रहा है। कुल मिलाकर के हैं कि एक प्रयत्न में बोली जाने वाली ध्वनियां, एक प्रयत्न में बोली जाने वाली ध्वनि को हम अक्षर कहते हैं। जरा मैं इधर ऊपर लिख देता हूं, आप लोग इसको नोट करते रहेंगे तो बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि सब जगह किताबों में नहीं मिलेगा। अक्षरों के बारे में जानकारी बहुत कम मिलती है और मैं भी कोई भी नहीं देता। अक्षर और शब्द ज्यादातर लोग कहते हैं अक्षर इति ना अक्षर, ऐसा अक्षर मतलब जो क्षरण ना हो वही अक्षर है। अरे हम भी कहाँ क्षरण कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर एक प्रयत्न में ध्वनि का क्षरण नहीं कर रहे हैं। मतलब जैसे का है तो का ही बोला जा रहा है, की लिखा होता तो की बोलते, कु लिखा होता तो कु बोलते। स्वरों के साथ में जो उसका उच्चारण वाला वर्ण है उसमें परिवर्तन नहीं कर रहे हैं।
तो अर्थात हम कह सकते हैं कि एक प्रयत्न में बोली जाने वाली ध्वनि क्या कहलाती है? अक्षर। एक प्रयत्न में बोली जाने वाली ध्वनि अक्षर कहलाती है। अब यहां तक तो आप लोगों का क्लियर हो गया। हाँ, दे दूंगा, टाइम टेबल भी दे दूंगा। अब मैं ना एक काम कर रहा हूं, कमेंट में बंद कर दूं सबके ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि कमेंट खुला रहता है तो एक दूसरे के कमेंट देख करके ना आप आपस में ही बात करने लग जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कमेंट बंद कर रहा हूं। और इसके दो फायदे होते हैं कमेंट बंद करने के। एक तो क्या होता है, आपकी आपस में बात नहीं होती है, और दूसरा काम ये होता है कि आप इधर जो है मेरी तरफ कंसंट्रेट करते हैं। तीसरा ये होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कोई पॉइंट पूछ नहीं पा रहे हैं और उनको लगता है कि भाई मैं पूछूं तो पूछूं कैसे, मेरी बेइज्जती ना हो जाए क्लास में, अरे इतना सरल सा इसको नहीं आ रहा है, ये भी पूछ रहा है। तो इस वजह से वो चाह करके भी नहीं पूछ पाते और उनके प्रश्न उनके मन में रह जाते हैं। तो कमेंट ऑफ रहने पर आपको ये फायदा रहेगा कि आप अपने दिल की बात खुल के पूछ सकते हैं कि सर जी मुझे ये समझ में नहीं आया, और मैं भी बिना नाम लिए ही उसको समझा दूंगा। देखो बाकी चीजों में दिक्कत नहीं महसूस करते बच्चे, लेकिन हिंदी में ज्यादा महसूस करते हैं, क्योंकि लगता है कि हिंदी में पूछ रहा हूं तो सब कहेंगे कि हिंदी भी नहीं आ रही इसे, तो इसलिए हिंदी वाले पार्ट में ज्यादा रहता है और वो उसको लेकर के कोई भले कुछ ना बोले लेकिन मन में ऐसा आ जाता है। देखिए, एक प्रयत्न में बोले जाने वाली ध्वनि को हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। बिल्कुल। दूसरा काम क्या है? दूसरा ये बताया, किसी भी शब्द की ध्वनियों को, मतलब कोई शब्द है और उसके जब हम टुकड़े भी कर रहे हैं तो उसके ध्वनि में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे शब्दांश में विभक्त कर दिया जाए तो अक्षर कहलाता है। अभी वर्णमाला पर आ रहे हैं, पहले तो यहाँ अक्षर ध्वनि वर्ण के बारे में जान लो, ये बेसिक चीजें हैं, अगर यहाँ क्लियर नहीं हुआ तो आगे दिक्कत हो जाएगी। अभी वर्णमाला की संख्या कितनी है वो तो आ ही रहे हैं पढ़ाने के लिए, उस पर बताएंगे, 52 है, 48 है कि 33 है, क्या है क्या नहीं सब दिख जाएगा आपको। ठीक है, अब यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर आपके सामने मैंने जोड़कर दे दिया है, वर्ण तालिका बना दी है जिसमें दिया है स्वर और एक तरफ दिया है व्यंजन। स्वर की संख्या यहां पर एक ह्रस्व स्वर है और इधर है दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी बताई? 4। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी बताई? 7। तो 7 + 4 = कितने हो गए? 11। तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई बाबू? 11 हो गई। अब देखो, ये कह रहे हैं कि व्यंजनों को हमने 5 भागों में बांट दिया। एक स्पर्श व्यंजन हो गया, एक अंतःस्थ व्यंजन हो गया, एक ऊष्म व्यंजन हो गया, एक आगत व्यंजन हो गया और संयुक्त व्यंजन हो गया। ठीक से, ये हो गए हमारे 5। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? का से लेकर के म तक, मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। अब ये 5 वर्ग है ना, जहां पर क च ट त प, ये 5 वर्ग हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 5 होते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये कुल मिलाकर के 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25, 25 होते हैं। प्लस 2 ये क्या दे रखा है भाई? ये 2 कौन से हैं? तो देखो जहां पर हम देखते हैं ना, डा से डमरू और ढा से ढक्कन, देखते हैं ना, लेकिन इसके नीचे जब हम बिंदी लगा देते हैं, ऐसे दोनों के नीचे बिंदु लगा देते हैं तो इनका उच्चारण बदल जाता है। अब ये डा से डमरू नहीं हो गया, अब इसको हम कहते हैं अणा। क्या कहते हैं? अणा। अणा, इसको अणा कहेंगे। और ये क्या है? अढ़ा। अढ़ा लिखना मुश्किल है, उच्चारण करना इसका ऐसे ही है, अढ़ा। जैसे देखो, पढ़ाई,
और सड़क, सड़क। अब कुछ लोग इसको र बोल देते हैं सड़क, कुछ लोग इसको बोल देते हैं सड़क, और पढ़ाई को पढ़ाई, 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 जबकि पढ़ाई है भाई, पढ़ाई नहीं है। तो ये दो और जिनको हम क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन। क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन, या इसको हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ये दो उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुणित, इसको लिख देता हूं, दो गुणित, द्विगुणित व्यंजन। द्विगुणित व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से ये अढ़ा और अढ़ा जाना जाता है। अड़ा और अढ़ा, इनका प्रयोग हम लोग ज्यादातर करते रहते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब कितना होगा, 27। अंतःस्थ में अगर हम बात करते हैं तो या, रा, लावा, और उसमें व्यंजन में जैसे सा, ख, श, ह, आगत में है जाफा, और संयुक्त में है छत्रज्ञा। ये 40, 11, हाँ 52। टोटल मिलाकर के अगर हम देखें तो यहां पर कितने हो जाते हैं, 52 हो रहे हैं। अभी आपको ये तो क्लियर हो गया कि 42 हैं, 43 हैं, 15 हैं, 12 हैं, क्या हैं। देखो क्या है, डा और ढा आगत में क्यों नहीं आते हैं। ये आगत में इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि अढ़ा और अड़ा शब्दों का उच्चारण बाकी किसी भाषाओं में होता ही नहीं है। ये हिंदुस्तान में जन्मी बनी है। नहीं, हटा नहीं रहा हूं, आपके सामने ही आप नोट कर लो, तब तक मैं समझा देता हूं। जैसे किसी बच्चे का कोई प्रश्न आया है, हाँ, इस वाले पार्ट में अगर देखते हैं, द्विगुणित और उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं समझ में आया, अभी समझाऊंगा किसे कहते हैं, अभी बता रहा हूं, रुक जाओ, पहले इतना नोट कर लो, एक एक शब्द समझाऊंगा। कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको ये ना आए कि भाई मुझे समझ में नहीं आया, फिर मेरे पढ़ाने का फायदा क्या होगा। मुझे पता है कि हमारे ज्यादातर बच्चे बिहार क्षेत्र से हैं। वैसे पढ़ने में तो सभी ब्रिलियंट होते हैं, पढ़ने में सभी अच्छे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इतनी सुख सुविधाएं या बहुत सारे ऐसी चीजें नहीं मिल पाती है। सीधे भोले भाले भी होते हैं लोग, उनका गुमराह करने में भी लगे रहते हैं। इसलिए कभी कभी ज्ञान के नाम पे ना चीजें बहुत कुछ ऐसी मिल जाती हैं जो नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अगर आप पढ़ें तो एक दिल से सम्मान करें, और आप भी टीचर बनने वाले हैं तो आपको कोई भी ना ये बोल ना पाए। नुक्ता किसी का हिस्सा है, बिल्कुल है, नुक्ताओं का अलग अलग है। देखो, नुक्ता अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से नुक्ता शब्द का प्रयोग करेंगे। नुक्ता अलग अलग देशों में, जैसे अगर हम बात कर दे अरबी और फारसी के कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हिंदी में शामिल करने के लिए हम नुक्ता लगाते हैं। उर्दू के शब्दों में ज्यादातर जो है नीचे लगाया जाता है बिंदु, तो उसे हम नुक्ता कहते हैं। वास्तव में उनको बिंदु को नुक्ता कहा जाता है। लेकिन चलो नोट कर लिया, अब आगे बढ़ें। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूं। अभी भी नोट नहीं किया, अरे कर लो जल्दी, ये जितना तो वेट कर लो। ये पीडीएफ तो दे दूंगा, जो मैं एक्स्ट्रा कुछ लिख रहा हूँ उसी को सिर्फ नोट करिएगा साइड में, बाकी तो ये पीडीएफ में दे दूंगा, इसको आप वैसे भी बाद में ले लेना। जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट रहे ना सिर्फ उसी को नोट किया करो, बाकी वाला तो लिखा लिखा है, वो तो मिल ही जाएगा आपको। अब देखते हैं जरा आगे। यहां पर हो गया है थैंक यू, लेकिन थैंक यू हुआ नहीं है। बेसिकली आपको दो तीन चीजें और मुझे बतानी है, रुक जाओ एक सेकंड दीजिएगा, इनको हटाना पड़ेगा, नया लगाना पड़ेगा। 41
सारे समझाऊंगा, सारे समझाऊंगा, समझा के ही हटूंगा यहां से, ठीक है ना? क्या सोच रहे हो? एक एक करके सारी चीजें पढ़ा के चलेंगे। पहले तो मैं आपको वो बताता हूं, उत्क्षिप्त, या अब बीच में आ ही गया आपके, वैसे तो मैं सोच रहा था व्यंजन शुरू करूंगा तब बताऊंगा, आपने कहा उत्क्षिप्त बताइएगा। तो देखो, हम्म, देखो, कल भी मैंने एक चित्र बनाया था जिसमें यहाँ दांत, ठीक है, ये वाला दांत का एरिया है, इसके आगे जो निकले ये वोस्ट है, यहाँ जीभ है, और जीभ के पास यहाँ होता है गड्ढा, है ना? जीभ के पास यहाँ क्या होता है? गड्ढा। इस वाले पार्ट को मैंने क्या बताया था आपको? वत्सर्य। मतलब जहां से दांत निकलते हैं, जहां दांत का मूल होता है, जहां थोड़ी लार वगैरह इकट्ठी होती है हमारे मुंह के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं? वत्सर्य कहते हैं, ठीक है? वत्सर्य कहते हैं। हम्म। अब इस वाले पार्ट में अगर हम देखेंगे तो वत्सर्य वाले पार्ट में जब किसी भी वर्ण को उच्चारण करते समय हमारी जीभ नीचे जाती है और तेजी से ऊपर उठती है, नीचे तेजी से गिरती है, किसी भी वर्ण को उच्चारण करते समय ऊपर उठती है और तेजी से नीचे गिरा दी जाती है, पटक दी जाती है, उस वर्ण को हम क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त कहते हैं। और इसमें हमारे दो वर्ण आते हैं, कौन कौन से? एक आता हमारा अड़ा और एक आता हमारा अढ़ा। जैसे ये अड़ा है और ये अढ़ा है, ठीक? इन वर्णों को उत्क्षिप्त कहते हैं। और उत्क्षिप्त कहते किसे हैं? जिन वर्णों के, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हम जीभ को या जिह्वा को, जिह्वा को वत्सर्य भाग में तेजी से उठाकर गिरा देते हैं, कर गिरा देते हैं, उसे हम उत्क्षिप्त कहते हैं। साथ साथ में इसका एक और नाम बताया था मैंने, उसका और नाम क्या था? द्विगुणित व्यंजन। द्विगुणित का मतलब क्या होता है? दो गुण। कौन कौन सा गुण है? अब इसमें देखो, ये डा की तरह भी है और ये ढा से ढक्कन की तरह भी है। तो डा और ढा दोनों है, और अड़ा और अढ़ा है बिंदी लग जाने के कारण। इनमें दोनों के गुण मौजूद हैं, इस कारण से इसे द्विगुणित व्यंजन भी कहा जाता है। हम्म।
उत्क्षिप्त और ऊष्म एक नहीं हो सकते, उत्क्षिप्त और ऊष्म दो अलग अलग चीजें हैं। ऊष्म तब होता है, उस बाबू कहाँ कैसे किसने पढ़ाया पता नहीं। ऊष्म का मतलब क्या होता है? गर्म होना। और गर्म तब होता है जब कोई वायु घर्षण करे, कोई चीज रगड़ी जाए। भाई दो लकड़ियों को आपस में रगड़ोगे तो क्या होगा? घर्षण होगा। दो लकड़ियों को आपस में रगड़ोगे तो क्या होगा? घर्षण होगा। और ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होगी? जब किसी भी शब्द को, किसी भी वर्ण को उच्चारित करते समय हमारी स्वर तंत्रिकाएं इतनी नजदीक आ जाए। स्वर तंत्रिकाएं कल बताया था यही वाला होता है ना। स्वर तंत्रिकाएं इतनी नजदीक आ जाए कि जब उस वर्ण का उच्चारण कर रहे हो तो वायु घर्षण के साथ में मुंह से बाहर आए। हम्म। और घर्षण के साथ जब बाहर आएंगी तो वायु गर्म हो जाएगी। इसीलिए उसको ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन दोनों को कहते हैं। ऊष्म और संघर्षी एक है, उत्क्षिप्त और द्विगुणित अलग है। ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने टेबल बताया था, वो आपके संघर्षी या ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 थी, जिसमें कौन आता है? जिसमें हमारा तीनों सा, छोटा सा, बड़ा सा, खष्टी सा आते हैं। अब जरा चलते हैं आगे। क्वेश्चन जो आता है, व्यंजन की संख्या पूछेगा तो कितनी लिखोगे? हाँ, कुल व्यंजन की संख्या। देखो, व्यंजन को अलग अलग तरीके से कहा जाता है। अगर कुल व्यंजनों की संख्या पूछता है तो कुल व्यंजनों की संख्या 41 लिखोगे। मूल व्यंजन पूछेगा, मूल व्यंजन, तो मूल व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। यदि केवल सिर्फ व्यंजन ही पूछता है, व्यंजन सिर्फ व्यंजन दिया है और 33 ऑप्शन में दिया है, तो आप 33 लगाएंगे। और जहां कुल लिखा जाएगा वहां पर आप 41 लगाएंगे, क्योंकि 33 कैसे होगा अभी आगे देखिएगा। एक एक करके बताता हूँ। 33 कैसे होगा, 41 कैसे होगा, 52 भी है, 58 भी है, 56 भी है। 52 को ज्यादा मान्यता दी गई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें 56, 58, 57 जैसे वर्णमाला में वर्णों की संख्या बताई गई है। कैसे, क्यों, क्या, सब बताऊंगा। चलो जरा आगे देखते हैं। उच्चारण किसे कहते हैं? मैंने आपको कल ही बताया था कि जिह्वा, कंठ, तालु, ओष्ठ, दंत, नासिका के दौरान जो है फेफड़ों से आने वाली वायु, कल मैंने इसको बनाकर ऐसे दिखाया था कि यहां से आने वाली वायु पहले कहाँ जाती है? कंठ में, कंठ के बाद फिर हमारे कहाँ जाती है? तालु में, तालु के बाद हमारे मूर्धा में, मूर्धा के बाद हमारे दंत की तरफ, दंत के बाद हमारे ओष्ठ की तरफ, और नासिका वगैरह की तरफ जाती है। तो ये सब मिलाकर के क्या कहलाती है? स्वर तंत्रिका, अर्थात स्वर का उच्चारण स्थान। मुंह से बोलने के लिए हमारे विभिन्न प्रकार के जो ये यंत्र हैं, चाहे गला, कंठ, तालु, इन सब से वायु जब टकराती है तो वर्णों का उच्चारण होता है। और फेफड़ों से जो वायु बाहर निकलती है, और ऐसे वर्णों को हम उच्चारण स्थान या इनको स्वर तंत्रिका कहते हैं, जिनसे ये वर्णों का उच्चारण होता है। अब पहला प्रश्न, अभी व्यंजनों पर आएंगे तो उसके बारे में भी बताएंगे। स्वरों की संख्या जरा देख लो। स्वर किसे कहते हैं भाई? पहले स्वर समझिए और फिर स्वर की संख्या कितनी होती है। अब इसमें भी आप लोगों को अलग अलग संख्या देखने को मिलेगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। लेकिन कुछ जगह पर आपको स्वरों की संख्या कितनी मिलेगी? 13। कुछ जगह पर स्वरों की संख्या कितनी मिलेगी? 14। कुछ जगह स्वरों की संख्या कितनी मिलेगी? 15। अब भाई 11 देखा, 13 देखा, 14, 15 कैसे भाई? चलो वो भी क्लियर कर देते हैं। अभी सब सब दिखा दूंगा मैं आपको। डोंट वरी। 13 है, 11 है। देखें होता क्या है। चैट तो मैंने, क्या कह रहे हैं चैट, क्या कह रहे हैं बच्चे?
चैट तो मैंने लॉक कर रखा है, लेकिन कुछ लोगों का चैट पता नहीं कैसे खुला है। कोई बात नहीं, आज ऑफिस जाऊंगा तो मैं इस पर डिस्कस करता हूँ भाई कि कैसे चैट ऑन रह जाता है। रुको, मैं भी। चले, आवाज वगैरह आ रही है ना प्रॉपर सभी के पास? पहले पूरा पढ़ लोगे, उसके बाद अपने आप एग्जाम में क्या पूछेगा, कैसे उत्तर दोगे, सब आप अपने आप कर लोगे। पहले पूरा तो पढ़ लो, अधूरे ज्ञान में आप क्या पेपर में करोगे। कुछ पढ़ा ही नहीं अभी पूरा, ऑप्शन में क्या लगाएंगे क्या नहीं। पहले पढ़ो, तो अब पढ़ाना तो शुरू कर रहा हूं, अभी तो हूं यहीं पर, प्रश्न बन रहा है। जब कंप्लीट हो जाए फिर कहना सर ये नहीं पढ़ाया, ये छूट गया, बताओ कैसे उत्तर में क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं। पहले पढ़ लो पूरा आराम से, पेशेंस रखो, सब चीज मिलाऊंगा, बताऊंगा सारी चीजें। आओ जरा। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? आप देखें, यहां पर आप लोगों के सामने अभी मैंने बताया है वॉवेल्स की संख्या। अगर बात करते हैं स्वर की, तो उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से समझाऊं, तो स्वर से स्वर्ग के देवता और व्यंजन से मनुष्य व्यक्ति, है ना। व्यंजन कौन हो गया? जैसे व्यक्ति हो गया, मनुष्य हो गया, स्वर से स्वर्ग के देवता हो गए, या देवता ही मान कर चलो, ये मनुष्य हो गया, व्यक्ति हो गया। देवता क्या है? अपना सब कुछ दान देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। और मनुष्य सोचता है मैं देवताओं से ही लेकर के देवताओं से अमीर बन जाऊंगा, उनके बिना इनका काम चलेगा नहीं, ये बार बार मांगते ही रहते हैं और देवता देते ही रहते हैं। जैसे जल को देवता मानते हैं, तो जल से आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जल लेकर के भी व्यक्ति अमीर नहीं बन जाता है, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं कभी कम नहीं होती, चलती रहती है, फिर भी वो कुछ न कुछ डिमांड करता रहेगा। उसी तरीके से व्यंजन है, व्यंजन को बोलने के लिए हमें किसी न किसी वर्ण की सहायता पड़ती है, किसी न किसी स्वर की सहायता पड़ती है। जबकि स्वर स्वतंत्र रूप से होते हैं। स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। इनको उच्चारण करने के लिए, इनको बोलने के लिए किसी अन्य प्रकार की ध्वनियों की आवश्यकता नहीं होती है। स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। अब एक शब्द जोड़ दिया गया है कि मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। अब मूल रूप से 11 होते हैं, तो टोटल कितने होते हैं? यहां पर तो आपके क्या है? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, उ ए ओ औ। अच्छा, ये टोटल कितने हैं? टोटल 11 ही हैं। तो सर जी आप बता रहे थे 13, 15, कैसे? देखो, ये तो हो गए 11, प्लस आपको अंग आह, एक बिंदी दिखा, आहा दिखा, अंग दिखा, और ये भी दिखा। ये क्या है भाई? ये तो हमारी चंद्र बिंदु वाला है, ये हमारा विसर्ग वाला है, ये हमारा अनुस्वार वाला है, और ये हमारा आगत वाला है। आगत स्वर। आगत स्वर कौन सा है? जिसको हमने अंग्रेजी से हिंदी में शामिल किया है। इसको क्या किया हमने? इंग्लिश से हिंदी में शामिल किया है। जैसे हमको लिखना है डॉक्टर, तो ये, सॉरी, डॉक्टर जब हम लिखते हैं तो ये लगा देते हैं, मतलब डा के ऊपर जो है ये आधा चंद्र बिंदु लगाते हैं, इसमें बिंदु नहीं होता है। प्रोफेसर लगाते हो, है ना। ये जो शब्द लिखते हो, ऑफिसर शब्द है। अब ये जो ऊपर बिंदी लगी है, यह आगत वाला है। तो भाई 11 तो ये थे, 12, 13, 14, 15 हो गए ना। अगर आगत वाले को हटा दें, इसको हम ले लेते हैं, तो कितने हो गए? 14। इसको भी हटा देते हैं, अंग और आह को लेते हैं, तो कितने हो गए? 13। तो यहां पर देख लो, आपके सामने मैंने 13 भी दिखा दिया, 11 भी दिखा दिया, 12 भी दिखा दिया, सारे दिखा दिया।
अब इनमें से जो ये दो हैं शुरुआत के, कौन कौन सा, अंग और अह, इनको हिंदी वर्णमाला में या हम कहें कि हिंदी भाषा में अलग नाम दिया जाता है। इनको हम कहते हैं अयोगवाह। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। अयोगवाह का क्या मतलब है? अयोगवाह तीन शब्दों से मिलकर बना है। आ उपसर्ग लगा है योग के और वहन के। वाह मतलब क्या होता है? वहन करना, अपने साथ में रखना। जैसे कहते हैं मैं इसका भरण पोषण या वहन करने के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, तो इसका मतलब वाह का मतलब है वहन करना, अपने साथ में रखना, वहन करना। कैसा है? योग्य नहीं है, अर्थात उस लायक नहीं है। लायक मतलब आ मतलब नहीं है, नहीं है और उसको अपने साथ में वहन करने के, इसलिए इसको अयोगवाह कहते हैं। तो कौन अपने साथ में नहीं रखना चाहता भाई इनको? तो देखो, अंग और अह की स्थिति ऐसी है, ये अंग और अह, इनकी शकल तो मिलती है स्वरों की तरह। कैसी मिलती है? स्वरों की तरह इनकी शकल मिलती है। स्वर जैसे आ ई ऊ हैं तो ये भी वैसे ही हैं, इसलिए व्यंजन वाले अपने पास रखने से मना कर देते हैं। कहते भैया इनके तो जन्म जो है ना स्वर से हुआ है, ये प्रयोग हमारी तरह होते हैं, लेकिन इनकी शकल सूरत तो कैसी है? स्वरों की तरह है। तो ये बच्चे तो उन्हीं के हैं, कब धोखा दे जाएं पता नहीं, है ना? ये बच्चे क्या हैं? हाँ, अंग अह, इनको हम क्या कहते हैं? अयोगवाह, जो वहन करने के योग्य नहीं है। तो जिनको ना स्वर अपने साथ में रखना चाहता है, ना व्यंजन अपने साथ में रखना चाहता है, तो ऐसे में क्या होता है? स्वर तो ये कहते हैं कि ये जो है हमारी तरह दिखता जरूर है, हमारे संतान जरूर है, लेकिन काम किसका करता है? काम करता है व्यंजन का, काम करता है व्यंजन का। जैसे ये बिंदी जो है किसकी तरह प्रयोग होती है? हा। किसकी तरह प्रयोग होती है? ह की तरह। विसर्ग जो है ये हा की तरह प्रयोग होता है। ये अनुस्वार हमेशा स्वर के बाद आता है, स्वर के बाद आता है। अब ऐसे में देखो, अनुस्वार स्वर के बाद आता है और ये जो अह है ये ह की तरह प्रयोग होता है। तो काम ये करते हैं, कहते हैं ना, काम तो करते हैं छोटों वाले और बन रहे हैं साधु। तो हम तो इसे अपने साथ में रखेंगे नहीं। हम लोग स्वर वाले कहते हैं भैया हम तो हैं साधु, इसको अपने साथ में रखेंगे नहीं। और व्यंजन वाले चोरी वाले माल हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ हमसे हमेशा मांगते रहते हैं, उसी आधार पर जिंदा रहते हैं। तो व्यंजन वाले तो वैसे हैं और उनके ग्रुप का है ये, तो इसे हम अपने पास रखेंगे नहीं। इस प्रकार से ना इन्हें स्वर वाले रखना चाहते हैं, कहते ये कभी भी धोखा दे जाएगा क्योंकि इसकी शकल सूरत हमारे जैसी नहीं है। और स्वर वाले कहते हैं कि भाई इसका काम हमेशा वही है, तो ये तो इसको हम अपने साथ में नहीं रखते हैं। अब ये बेचारे वही वाली हालत हो गई, धोबी के कुत्ते, ना घर के ना घाट के, न स्वर इसे अपने साथ में रखने को तैयार है, न व्यंजन अपने साथ में, है ना? तो क्या हो गया? ना स्वर वाले इसे अपने साथ में रखने को तैयार हैं, ना व्यंजन वाले अपने साथ में रखने को तैयार हैं। ऐसे में क्या हो जाता है? ये दोनों बेचारे कहलाते हैं अयोगवाह। अगर आपको मूल पूछता है स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या कितनी बताओगे? स्वरों की संख्या आप 11 बताओगे, क्योंकि बाकी जो दो हैं इनको अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह। और रही बात अनुस्वार की, या रही बात हमारी जो है आगत की, जब तक आगत वगैरह जोड़ करके पूछा ना जाए तब तक हम उसको शामिल नहीं करते हैं। इसके अलावा देखो, स्वर, क्योंकि इनकी मात्राएं हैं, ये देखो सबकी मात्राएं नजर आती हैं। किसी भी वर्ण के साथ में अगर हम लगाते हैं, ये 11 के 11 स्वर की मात्रा क्या होती है? मात्रा हमें नजर आती है। नजर आती है कि नहीं नजर आएगी? जैसे का के ऊपर हम आ की मात्रा लगाएं, बड़ा आ की, नजर आ रही है। ई की मात्रा लगाओगे, छोटी ई की, नजर आ रही है, दिख रहा है, लग रही है ना? लग रही है कि नहीं?
बड़ी ई की लगाओगे दिखाई दे रही है, कोई बात नहीं, ऊ की लगाओगे तब भी दिख रही है, बड़े ऊ की लगाओगे तब भी दिख रही है, सारी मात्राएं हमें नजर आ रही हैं। लेकिन अगर हमने सिर्फ का ऐसे लिख दिया तो यहां पर भी एक मात्रा लगी है, यहां पर भी एक स्वर लगा है, क्या वो हमें नजर आ रहा है? नहीं आ रहा नजर। क्या वह स्वर नजर आ रहा हमें? नहीं आ रहा है। सब में नजर आ रहा है लेकिन इसमें नजर नहीं आ रहा है। अब मैं अपना थोड़ा सा वीडियो हटाता हूं क्योंकि ये देख लो जो मैंने लिखा है। हाँ, इसीलिए जब हम इसको अलग करते हैं तो का आधा और प्लस स्वर आ, तब ये मिलकर के बराबर ये वाला का बनता है। अब ये नजर नहीं आता, मतलब ये कहें कि यह पीछे से सहयोग करता है, या यूं कहें कि अपने आप को पूरा खत्म कर लेता है एक को बनाने के लिए। मतलब कोई भी ऐसा शब्द है, आ किसी के साथ में लगता, छोटा आ, तो यह नजर नहीं आता। तो ये कौन है? ये महान व्यक्ति है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? शहीद वर्ण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, स्वरों की मात्राएं कितनी लगती हैं? तो 10 होती हैं। मात्रा की संख्या कितनी है? मात्रा है, स्वरों की मात्रा है 10। ठीक, जब भी प्रश्न में पूछा जाएगा स्वरों की संख्या 11, स्वर की मात्राएं कितनी होती हैं? 10, क्योंकि आ नजर नहीं आता। और आ को हम क्या कहते हैं? आ को कहते हैं हम शहीद वर्ण। क्या कहते हैं? शहीद वर्ण कहते हैं। ए बाबू, ठीक बा? क्या कहेंगे? वीडियो मैंने अभी हटाई है ना अपनी, जो साइड में जिससे दिख जाए। हाँ, वीडियो अभी ऑफ किया जिससे वो नीचे वाला दिख जाए, अभी आ जाएगा दोबारा। पहले इसको तो ध्यान दो। हाँ जी। अब देखो यहां वाले पार्ट में अगर हम देखें, यहां तक बात क्लियर हो गई है? कुछ नहीं दिख रहा? वीडियो से क्या दिख रहा है? मेरी वीडियो लगने से ये पूरा नहीं दिख रहा है क्या? स्लाइड नहीं है? कॉमर्स का क्लास कब तक स्टार्ट होगा? मैं जल्दी बता दूंगा, एक सेकंड रुकिए जरा। अच्छा, ठीक है, मैं उसको चेक करवा लूंगा कौन सी क्लास नहीं हो रही है। रीजनिंग की क्लास नहीं शो होती है, साउंड नहीं आ रहा। हाँ, वो पीछे से किरकिर की आवाज आ रही थी ना, तो मैंने कहा पहले उसको बंद करके आता हूं मैं जरा, इसी वजह से। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व करवा देंगे। अब देखो यहां पर आपको यह पता चल गया शहीद वर्ण किसे कहते हैं? आ को शहीद वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने आप को खपा लेता है। मात्रा नजर जो आती है वो 10 आती है। 4 to 5 होती है रीजनिंग की क्लास, अगर कोई पूछ रहा है तो 4 to 5 होती है, देख लीजिएगा। सारी क्लास का टाइम टेबल मैंने एक बार सेंड कर दिया था आप लोगों को, फिर भी एक बार मैं एक काम करता हूं, ये लो आपके लिए, मैं रुक जाना क्योंकि मुझे इसको थोड़ी सेकंड के लिए हटाना पड़ेगा, चंद सेकंडों के लिए। कल ही तो मैंने डाउनलोड किया था। हाँ,
टाइम टेबल नोट कर लो भाई, मैं बोल रहा हूं आप लोग नोट कर लो, बार बार मत पूछना। मेरी क्लास होगी सवेरे 9 से 10, मैथ होती है 10 से 11, जनरल साइंस की क्लास होती है आपकी 1 बजे से 2 बजे तक, जीवेश सर की क्लास जो कि करंट अफेयर की वह 2 से 3, लेकिन अभी शुरू होगी वो 20 तारीख से, ठीक है। करंट अफेयर का पार्ट कम है, वो कंप्लीट करेंगे। निधि मैडम की इंग्लिश की क्लास शुरू हो रही है आपकी 3 से 4 PM। रीजनिंग की क्लास 4 बजे से 5 बजे तक। ज्योग्राफी पढ़ाएंगे अनुपम भारद्वाज 6 बजे से 7:30 बजे तक। एनवायरमेंट पढ़ाएंगे 5 बजे से 6 बजे तक भवानी सर। सोशल साइंस हिस्ट्री पॉलिटी सन्नी सर 8 से 9, और नेशनल मूवमेंट 8 से 9। मतलब ये आपका टाइम टेबल है, जो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो मैंने टाइम टेबल बता दिया है। 1 से 2 अभी नहीं हो रही है। 1 से 2 क्लास नहीं हो रही है। इंग्लिश का टाइमिंग बताया तो अभी मैं, चलो एक बार देख लेता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। इंग्लिश का जो टाइमिंग है वो 3 to 4 PM है। 3 PM 4 PM। 3, हाँ ठीक है, मैं उसका टाइम बता दूंगा। एक बार टाइम टेबल देखो, मैं अगर दिख जाए तो मैं दिखा देता हूँ। लो मैं भेज दे रहा हूँ, सब इसको नोट वही कर लो अपने पास ना, डाउनलोड ही कर लो। कहाँ गया? लो जी, ये रहा। ये टाइम टेबल मैंने आपके पास सेंड कर दिया, ये रहा। कमेंट में देख लो आप लोग, कमेंट वाले पार्ट में देखिए, टाइम टेबल यहाँ मैंने लगा दिया, यहाँ से डाउनलोड कर लो सभी लोग। क्लियर? अरे सेंड कर दिया, ये देखो ना आपके सामने आ गया है। टाइम टेबल यहाँ है सामने, कर लीजिए। स्टडी प्लान दे दिया है बेटा, देखो सामने सारी चीजें दे दी है। ओके, तो बहुत सारी चीजें हमने जानी है, कल इसके बारे में हम और आगे पढ़ेंगे, क्योंकि एक हम टाइम खत्म हो गया। देख लो सामने ही घड़ी है आपकी क्लास में, पता नहीं चलता भाई। अब क्या करें, समय तो रुकता नहीं है, हम तो प्रयास कर ही रहे हैं आपको चीजों को बताने का, समझाने का। टाइम तो जाएगा। कल क्लास होगी, कल कौन सा दिन है? फ्राइडे है ना? आज कौन सा दिन है? फ्राइडे। कल में भी हो सकती है, मैं देखता हूँ एक बार बात करके। मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि लगवाने की। देखो इसलिए सैटरडे को क्लास नहीं की जाती है, क्योंकि जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं, इस चीज को बनाने के लिए भी हमें समय चाहिए होता है। और पुरानी चीजें जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते, नई नई चीजें, नई नई चीजों को हमें देखना, ध्यान रखना जरूरी रहता है। इसलिए थोड़ा सा शनिवार और संडे को टाइम निकालते हैं, कि जिससे आपको नई चीजों को ढूंढना, थोड़ा सा क्रिएटिव लाना, चीजों को बताना, समझाने के लिए थोड़ा सा समय मिलता रहे। और हो सकता है कल मैं मैराथन लूं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर 5 बजे मेरी क्लास रोज होती है। 5 बजे जो भी लोग आए, बाद में भी देखना चाहें बाद में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, और टॉपिक भी करा रहा हूं ग्रामर के, तो दोनों जगह से जल्दी कवर हो सकता है। वैसे यहाँ तो मैं करवाऊंगा, ये सारी चीजें कवर करवाऊंगा, लेकिन क्या रहता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं प्रैक्टिस भी साथ में चलता रहे, तो प्रैक्टिस के लिए आप चाहें तो 5 बजे आ सकते हैं, 5 से 6 आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो चलिए अभी के लिए लेता हूँ मैं विदा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। क्योंकि अभी पहुंचना है मुझे ऑफिस, ऑफिस पहुंच के अभी 1 बजे से क्लास शुरू करनी है, फिर शाम 6 बजे तक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। सेंड कर दूंगा।